अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सरफराज ख़ान। ऑनलाइन मैथमेटिक्स की क्लास में आप सबको वेलकम करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए टॉपिक को बग़ैर टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स विच हेल्प इन देयर एवेल्यूशन। जब भी आप अपने डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगे इनको सॉल्व करने में। आइए वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। कहते हैं कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स है स्क्वायर, आप उसका डिटर्मिनेंट ले लें, फिर वो कहता है कि अगर आप ट्रांसपोज लें और फिर डिटर्मिनेंट लें तो दोनों के आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आइए मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास जहाँ पर एग्जांपल है, लेट कर लेता हूँ कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का, जिसका ऑर्डर 2x2 है, 2 रोज एंड 2 कॉलम। आप ऐसा करें, इसका डिटर्मिनेंट निकालें। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं 1 2 3 4। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, दरम्यान में लगाते हैं माइनस, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपने देखा कि ये 4 माइनस 6, तो आंसर आया -2। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2। अब ऐसा करें कि अब इस मैट्रिक्स का ले लें ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो चेंज हो जाएगी कॉलम में, तो ये 1 2 ऐसे कॉलम में आ जाएगा और ये 3 4 हमारे पास सेकंड कॉलम में आ जाएगा। अब आप इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें, तो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेते हैं। आइए, ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट 1 3 2 4। अब इसका डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 माइनस 6, तो आंसर आया -2। तो ये हमने निकाला ए ट्रांसपोज। आपने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी -2 आया है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज भी क्या आया है? -2 आया है। तो यही हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा इक्वल होता है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इफ़ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, देन डिटर्मिनेंट ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी माइनस टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या मतलब है इसका? फिर से देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए 2 रोज और 2 कॉलम, कोई भी 2 रोज या कोई से 2 कॉलम आर इंटरचेंज्ड, अगर हम इनकी जगह चेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी नेगेटिव। तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। नहीं समझ आई? चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स था, आपने देखा ऊपर सेकंड प्रॉपर्टी के लिए ए मैट्रिक्स था 1 2 3 4। मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी पहली रो को दूसरी बना देता हूँ, दूसरी को पहली बना दूँ, यानी कि दोनों रोज़ की जगह चेंज कर देता हूँ। तो जगह चेंज कर दें तो मैं कहता हूँ बाय R12, यानी कि फ़र्स्ट रो सेकंड की जगह भेज रहा हूँ और सेकंड रो फर्स्ट की जगह पर भेज रहा हूँ। तो चलिए, जब आप फर्स्ट को सेकंड की जगह पर भेजते हैं तो देखें क्या होता है। ये हो जाएगा 3 4 1 2। देखिए जगह चेंज हो गई। अब आप इसका निकाल लें डिटर्मिनेंट, इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 4 1 2। चलिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आया 6 माइनस 4, तो आंसर क्या आया 2। आप नोट करें कि जब आपने ए डिटर्मिनेंट निकाला था तो वो आया -2। अब ये डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? +2 आ रहा है। कैसे? अगर इसको आप ऐसे लिख लें, ए डिटर्मिनेंट को हम लिख लें माइनस माइनस, दोनों माइनस हैं, तो प्लस का था तो माइनस माइनस प्लस। अब
ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस। अब -2 किसकी वैल्यू है, ऊपर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है, तो इस -2 की जगह आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए लगा दें। तो आपने देखा मैंने जब इनकी रोज़ की आपस में जगह बदल दी तो आंसर में क्या आ गया, माइनस आ गया। तो जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दो रोज़ या दो कॉलम्स की जगह चेंज करनी है, तो आपने जब भी जगह चेंज करनी है उसके डिटर्मिनेंट में माइनस ज़रूर लगाना है। अब वो माइनस क्यों लगाना है उसका मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि जब भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो उसने माइनस में ही आंसर देना है। तो आइए फिर से देखते हैं। इफ़ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए 2 रोज़ और 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, 2 रोज़ या 2 कॉलम्स को हम आपस में जगह तब्दील कर देते हैं उनकी, डिटर्मिनेंट ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी नेगेटिव टाइम डिटरमिनेंट पे। तो जब हम इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे जगह चेंज करने के बाद, तो उसका आंसर में क्या आएगा, आपको माइनस नज़र आएगा। तो दिस इज़ प्रॉपर्टी नंबर 2। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ 2 आइडेंटिकल रोज़, कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज़ या 2 कॉलम सेम हों, उनकी एंट्रीज एक जैसी हों, तो उनका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। फिर से सुन लें, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की 2 रो या 2 कॉलम की एंट्रीज एक जैसी हों तो उनका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आएगा। आइए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ओके, ऐसा करें, लेट कर लें कि एक मैट्रिक्स ले लें स्क्वायर ए और उसकी कोई सी 2 रो सेम कर दें, 2 3 2 3। आप देख रहे हो दोनों रोज़ की एंट्रीज क्या हैं, सेम हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालें, 2 3 2 3, डिटर्मिनेंट निकालें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 6 माइनस 6 विच इज़ 0। तो ये डिटर्मिनेंट क्या आया, 0 आया। तो प्रॉपर्टी क्या थी कि इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ 2 आइडेंटिकल रोज़, अगर उनकी 2 रोज़ सेम हो और कॉलम या कॉलम सेम हो तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखें 0 आ रहा है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर 0 देन ए डिटर्मिनेंट इज 0, कि अगर किसी मैट्रिक्स के एंट्री सारी की सारी 0 हों तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, 0 होगा। चलिए ये भी आपको करके दिखाता हूँ कि लेट ए एक मैट्रिक्स ले लें और इसकी सारी एंट्रीज 0 ले लें। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो 0 0 0 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर क्या आया, 0 आया। क्या पता लगा आपको कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज 0 हों तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो डिस्कस हो गई और 1 और 2 भी कर चुके हैं। ओके सॉरी, ये हमने 4 डिस्कस की है। नेक्स्ट है 5th वाली, इफ़ द एंट्रीज ऑफ रो, ये इफ़ द एंट्रीज ऑफ रो और कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर के, और के क्या होगा, रियल नंबर होगा, देन डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज के टाइम ए। क्या मतलब है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स के अंदर किसी रो को या कॉलम को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, करके दिखाता हूँ आपको। लेट कर लें ए मैट्रिक्स है, चलिए ऊपर वाली एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3 4 5। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया। ऐसा करें कि इसकी पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसने यही कहा है ना कि अगर हम एंट्रीज
एंट्रीज ऑफ रो और कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर के, कि अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की रो या कॉलम की एंट्रीज को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब आप ऐसा करें कि मल्टीप्लाई कर दें R1 को कर दें 2 से, तो 2R1 आपने लिखा बाय 2R1, यानी कि R1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। चलिए डिटर्मिनेंट का साइन भी लगा दें। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 4 5। मैंने क्या किया, सिर्फ पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये बन गया 2 2 ज़ा 4 6 4 5। तो ये डिटर्मिनेंट। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। तो ये आएगा 4 इंटू 5 माइनस आ गया 6 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आएगा 20 माइनस 24, तो आंसर क्या आया -4। अभी ये हमने निकाला है ए डिटर्मिनेंट। अब आप ऐसा करें कि ये जो नंबर मल्टीप्लाई किया इससे पहले जो मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लें। मैंने अभी डिटर्मिनेंट निकाला है किसका, कि ऐसा मैट्रिक्स का जिसकी रो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब वो 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले जो मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लें। वो मैट्रिक्स क्या था, 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आएगा 10 माइनस 12, तो आंसर विल बी -2। मल्टीप्लाई करने से पहले डिटर्मिनेंट का आंसर है -2, मल्टीप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट का आंसर है -4। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई -2, -4 ही होगा। अब ये -2 जो है वो किसका आंसर है, ए के डिटर्मिनेंट का। तो आपने देखा कि ये 2 आ गया बाहर और ये -2 की जगह क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो क्या पता चला कि अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको आप उसकी रो को या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो उसका आंसर आएगा, तो जो नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर लास्ट पे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से इसको एक बार रीड कर लेते हैं। कहता है इफ़ द एंट्रीज ऑफ अ रो और कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर के। तो यहाँ पर के हमने क्या लिया, बेसिकली हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे वही डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा। तो लास्ट पे क्या बाहर आया, 2 आया। तो ऑब्वियस है जब यहाँ पर आप लोग के मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट पे बाहर क्या आएगा, के आएगा। ठीक है, दिस इज़ आवर प्रॉपर्टी नंबर 5 जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। इफ़ each entry of a row or column of a square matrix consists of 2 terms, then its determinant can be written as sum of 2 determinants। चलिए एग्जाम्पल करता हूँ, फिर समझाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए ऐसा करें कि इसको ही ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए डिटर्मिनेंट है जो कि था 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 2 इस 3 को लिख दूँ 1 + 2, फिर 4 इस 5 को लिख दूँ 1 + 4। क्या किया मैंने, इसको ब्रेक कर दिया। आप कुछ भी कर सकते हैं, मैंने 1 + 2 लिया है, आप ऐसा करें कि 2 + 1 ले लें। ठीक है, या ऐसा करें 4 - 1 ले लें, वो भी 3 होता है। तो जो आपका दिल करे आप ले लीजिएगा। फिर 5 को मैंने लिखा 1 + 4, आप 2 + 3 भी लिख सकते हैं, वो भी 5 होता है। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि इस कॉलम की जो एंट्रीज़ हैं वो 2 बना दी हैं। पहले क्या थी, सिंगल थी। अब क्या किया कि मैं इसको इस तरह से सेपरेट करता हूँ। कैसे, मैं कहता हूँ कि
ये आ गया 2, ये आ गया 4। इसकी पहली एंट्री क्या है 1 1, डिटर्मिनेंट क्लोज कर दिया, प्लस लगाया। अब 1 1 ये 2 4 रह गया, इसको मैं आगे शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये 2 4 1 1 के साथ आया, अब यही 2 4 2 4 के साथ आएगा, तो 2 4 2 4। क्या किया मैंने, इस कॉलम्स की जो दो एंट्रीज थी उनको ब्रेक कर दिया दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के अंदर। अब आप इनका डिटर्मिनेंट निकालें, 2 1 ज़ा 2 -4 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस करें, फिर 2 4 ज़ा 8 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 -4 मल्टीप्लाई बाय 2। आइए देखते हैं, तो 2 -4 प्लस 2 4 ज़ा 8 -4 2 ज़ा 8। अब 8 8 से कैंसिल, 2 -4 क्या हो गया, -2 आ गया। अब देखें, मैंने जो ये वाला डिटर्मिनल लिया था, इसको दो हिस्सों में ब्रेक करने से पहले उसका आंसर क्या आया था, -2। मैंने इसके कॉलम को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, तो दो हिस्सों में ब्रेक करने के बाद जब डिटर्मिनेंट निकाला तो तब भी क्या आंसर आया, -2 आया। इसका मतलब आप अपने डिटर्मिनेंट की एंट्रीज़ को दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। जब आप ब्रेक करेंगे तो उसके डिटर्मिनेंट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके अंदर दो एंट्रीज़ हैं, तो आप उस स्क्वायर मैट्रिक्स की एंट्रीज़ को दो डिटर्मिनेंट्स के सम में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। फिर से रिपीट करूँगा, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके किसी रो में या कॉलम में दो एंट्रीज़ हों, लाइक दिस, ये 1 + 2 1 + 4, इस कॉलम में दो दो एंट्रीज़ हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि इन दो एंट्रीज़ को अलग अलग डिटर्मिनेंट में ब्रेक करके लिख सकते हैं। उसके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया, ए डिटर्मिनेंट -2 और ए डिटर्मिनेंट फिर क्या आया, -2 ब्रेक करने के बाद। चलिए अब स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लेते हैं। इफ़ ईच एंट्री ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म्स पे कंसिस्ट करे, लाइक दिस, ये टू टर्म्स पे कंसिस्ट कर रहा है, देन इट्स डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तब उसका डिटर्मिनेंट हम दो डिटर्मिनेंट्स के सम में लिख सकते हैं। दिस इज़ आवर प्रॉपर्टी नंबर 6। बाकी हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए, तो ओके जी, इसको भी इरेज कर दिया एक दफ़ा में। प्रॉपर्टी नंबर 7 जो कि है, इफ़ टू ईच एंट्री ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दो प्रॉपर्टीज रह गई हैं वेरी इंपॉर्टेंट। ए इज एडेड टू अ नॉन, परेशानी होना, अभी मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ। ज़ीरो मल्टीपल, बहुत आसान है। ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री डोंट गेट बोर्ड, बोर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, बस थोड़ी सी रह गई है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ another row
और कॉलम देन डिटर्मिनेंट ये जितनी लंबी है उसका मतलब उतना ही छोटा है ऑफ resulting matrix is A। चलिए मैं इसका मतलब आपको समझाता चलूँ। कहता है एक और रह गई है, पहले इसको समझ लें फिर वो भी लिख लेते हैं। कहता है इफ़ टू ईच एंट्री ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए की रो या कॉलम की एंट्रीज इज एडेड टू अ नॉन ज़ीरो मल्टीपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ एन अदर रो और कॉलम, देन डिटर्मिनेंट ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज ए। मैं जानता हूँ लाइन काफ़ी लंबी है, तो अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होगी, तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आपको जब ये लाइन पढ़ेंगे इसकी स्टेटमेंट तो आपको बहुत आसान लगेगी। मैं करता हूँ कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूँ ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट अब उसकी एंट्रीज ले लें 2 4 6 8, चलें यही ले लें, पहले भी ली है। इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 4। अब क्या आएगा, 8 2 ज़ा 16 माइनस 6 4 ज़ा 24, तो ये आ गया आपके पास -8। ये डिटर्मिनेंट का आया -8। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं लिखता हूँ बाय R1 प्लस 2R2। मैंने क्या लिखा, मैंने कहा मैं इस रो को इस रो में ऐड करने लगा हूँ और ऐड करने से पहले R2 को 2 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। क्या करना है, इस फर्स्ट रो को ऐड करना है इस सेकंड रो में, और ऐड करने से पहले सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए R1 प्लस 2R2, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, डिटर्मिनेंट का साइन साथ ही लगा लेते हैं। क्या है, R1 यानी कि फर्स्ट एंट्री प्लस 2 है, और R2 की फर्स्ट एंट्री क्या है 6। R1 में R2 की एंट्री ऐड की, लेकिन ऐड करने से पहले साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको भी कर दें, 4 प्लस 2 इंटू 8। क्योंकि मैंने सिर्फ R1 में एंट्रीज ऐड की हैं तो सेकंड वाली रो को एज इट इज लिख लें, सॉरी डिटर्मिनेंट साइन, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, फिर 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 4 20, और 6 और 8 एज इट इज़ आ गया। ऐड करके देखें, एक नया, पहले ये था अब ये बन गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालें, ये बनेगा 14 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 6। 14 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या होगा, 8 4 ज़ा 32, 112 क्या आएगा 112 माइनस 600, दिस इज माइनस 120। अब देखें 1112 माइनस 112 माइनस 120, तो ये आएगा आंसर इसका -8। आप गौर करें, पहले डिटर्मिनेंट का आंसर क्या था -8, जब मैंने इसकी फर्स्ट रो को सेकंड रो में ऐड कर दिया तो तभी आंसर क्या है -8। यानी कि आप इससे ये पता चलता है कि अगर डिटर्मिनेंट के अंदर रोज़ को या कॉलम्स को आपस में प्लस कर दें या मल्टीप्लाई कर दें और फिर प्लस करें तो डिटर्मिनेंट को फ़र्क नहीं पड़ता, इसका आंसर सेम रहता है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। इफ़ टू ईच एंट्री ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हर एक एंट्री या कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स की वो हर एक एंट्री या कॉलम इज़ एडिड टू, अगर हम उसको ऐड कर दें अ नॉन ज़ीरो मल्टीपल,
किसी नॉन ज़ीरो मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल क्या था यहाँ पे, ये 2 मल्टीपल था, ये ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो मल्टीपल ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ अनदर रो, नॉन ज़ीरो मल्टीपल के साथ दूसरी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री, यानी कि पहली रो को दूसरी रो में ऐड कर दिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी ए डिटर्मिनेंट। तो तब भी उस ए का जो डिटर्मिनेंट है वो वही रहेगा, उसके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 8 को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास है, तो थोड़ी लंबी है माइक की मेरी, चले कोई नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 8, इफ लास्ट प्रॉपर्टी, इफ अ मैट्रिक्स is in triangular form then the value of its determinant is the product of entries on its main diagonal। ये लास्ट प्रॉपर्टी है, बहुत आसान और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चलिए पहले मैं ऐसा करता हूँ, एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए, इस बार मैं चलिए थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ 3x3 का मैट्रिक्स ले लेता हूँ। 1 2 3 0 4 5 0 0 6। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब आप सोचेंगे कि मैंने क्या किया, शुरू में तो 1 2 3 लगाया, फिर आगे 0 लगा दिया, फिर 4 लगाया, फिर 5 लगाया, फिर दोबारा 2 0 लगाए, फिर 6 लगाया। क्या कोई भी ऐसा मैट्रिक्स ले सकते हैं, बगैर ज़ीरो के भी ले सकते हैं या ज़ीरो के साथ भी ले सकते हैं? इसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ, मैंने मैट्रिक्स में ज़ीरो क्यों लगाई। मैंने आपको कहा कि ऐसा मैट्रिक्स ये होते हैं, इसके डायगोनल 1 4 और 6 जो ऐसे तिरछे लगे हुए हैं आपको सीढ़ी की तरह, ये इसके डायगोनल है। मैंने क्या किया कि ये जो इसके डायगोनल हैं, इसके डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स देखें ज़ीरो है। पहला डायगोनल इस ये वाला डायगोनल है, इसके नीचे ज़ीरो है, इसके नीचे कोई एलिमेंट है नहीं तो हम ज़ीरो लगा नहीं सकते। फिर देखें ये इसके डायगोनल हैं, इसको कहते हैं मेन डायगोनल। मेन डायगोनल के मैंने नीचे वाले एलिमेंट्स क्या लिए, ज़ीरो लिए। अगर आप अपने मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स ज़ीरो कर दें तो ऐसा मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर फॉर्म बोलते हैं। मैट्रिक्स की क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर फॉर्म। तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपका मैट्रिक्स ट्रायंगुलर फॉर्म में हो तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, उसके डायगोनल में जो एलिमेंट्स लिखे हैं उनका प्रोडक्ट 24। यही आंसर है। देखिए कितना आसान हो गया, मैट्रिक्स बड़ा था, प्रॉपर्टी यूज़ की। प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके ये जो डायगोनल है मेन, इसके नीचे वाली एंट्री ज़ीरो हों तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो उसके डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है। ठीक हो गया। तो जिसके डायगोनल के नीचे वाली एंट्री ज़ीरो होती हैं उस मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर फॉर्म बोलते हैं मैट्रिक्स की। तो चलिए डिस्कस करते हैं दोबारा से। इफ़ अ मैट्रिक्स इज़ इन ट्रायंगुलर फॉर्म, अगर आपका मैट्रिक्स ट्रायंगुलर फॉर्म में हो, तो आपको पता चल गई है
देन द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट, तब उसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इज़ प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज ऑन इट्स मेन डायगनल, तो वो क्या होगी, उसके मेन डायगनल की एंट्रीज़ के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। ठीक हो गया। तो मेन डायगनल की एंट्रीज़ के प्रोडक्ट 146 24 है, तो ये इसका प्रोडक्ट आ गया, तो यही हमारा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। तो इसके साथ ही हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ख़त्म और हमारा लेक्चर आज का यहाँ पे होता है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसको अच्छे से देखेंगे और ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ्स के। तो इन केस अगर आप लोगों को इन प्रॉपर्टीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी समझ नहीं आई, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ आई भी है या नहीं आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगले लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।